हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे यूपी जीके और ये यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस तक का भी देंगे तो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं और ये भी देख रहे होंगे आप कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा होगा। अगर हम दोस्तों बात करें तो हम आज यूपी का प्रशासन देखेंगे या यूपी की राज व्यवस्था देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है, कितने मुख्यमंत्री आए। देखिए, हमारे लिए मुख्यमंत्री का क्रम वगैरह नहीं इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपको बस इतना है कि मैं एक बार पढ़ दूंगा ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, ये लोग जो है राष्ट्रपति थे हमारे यहाँ। बाकी अगर हम बात करें तो हाँ, बाकी आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए सारी इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, यूपी का प्रशासन अगर हम बात, देखिए यहाँ पे ये लिखा है 10, यहाँ लिखा है 11, लेकिन थंबनेल में आपको 10 मिलेगा। रीजन मैंने बताया कि एक टॉपिक बीच में जो था दोस्तों वो जो है पूरा करंट अफेयर्स था, यानी अर्थव्यवस्था, तो उसे मैंने जो है नहीं घटाया। तो क्रम आप याद रखेंगे कि एक जो है छूटा रहेगा, वही करंट, वो करंट का अफेयर है, यानी वो हम बाद में करा देंगे। ठीक, तो ये चीज़ याद रखेंगे, नहीं कोई नया लड़का है तो परेशान ना हो। अगर हम बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक देखिए इस तरह विभाजन है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है विधायिका, इस तरह विभाजन है। एक आप देखते होंगे ऊपर होगा केंद्र, नीचे होगा राज्य, उसके नीचे फिर जो है आप जिला पंचायत और जो है ग्राम पंचायत, ये सारी चीज़ें देखते हैं। दोस्तों जानते हो, जब ये विभाजन होगा जो क्षैतिज है, इसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का पृथक्करण, और इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। याद रखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत कम समझ में आएंगी, इसलिए आज समझ लीजिएगा। ये है सेपरेशन ऑफ पावर। क्या है सेपरेशन ऑफ पावर? यानी शक्तियों का पृथक्करण, यानी यहाँ शक्तियाँ पृथक हो गई। जैसे कार्यपालिका का क्या है, जो है कानून को लागू कराना। विधायिका जो कानून बनाती है, जो विधानमंडल में बैठती है या संसद में बैठती है। अगर हम केंद्र पे जाएंगे तब भी यही डिवीजन है। न्यायपालिका, इसका काम पूरी तरह से ये क्या करती है, विधायिका और कार्यपालिका पे नज़र रखती है, जो कानून बना है उसे लागू करना, उस पर ये जो है नज़र रखती है। तो देखो तीनों का काम अलग अलग है यहाँ, इसका काम अलग, इसका काम अलग, इसका, तो इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, तीनों का अलग। आप लोगों को तो ये भी ना पता हो, जैसे हमारे यहाँ सांसद हैं या विधायक हैं तो हम उनसे कहते हैं कि गांव की सड़क बनवा दीजिए। दोस्तों उनका काम थोड़ा है गांव की सड़क बनवाना ना, वो तो प्रधान जो है का काम है, या मतलब उनसे ऊपर जो अधिकारी होंगे उनका काम होगा, वो फंड दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, यानी सारा जो है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ अलग अलग इसीलिए डिसाइड किया गया है कौन क्या किसका काम है दोस्तों। तो ये हो गया सेपरेशन ऑफ पावर, समझ में कि नहीं। न्यायपालिका देखोगे पूरी तरह से अलग है। विधायिका और कार्यपालिका, देखिए जो कार्यपालिका होता है ना ये, तो ये विधायिका के ही लोग होते हैं कार्यपालिका में। आप देखेंगे ज़्यादातर जो विधायिका के लोग कार्यपालिका में शामिल होते हैं। कार्यपालिका में डीएम, एसडीएम ये सब भी आ जाते हैं दोस्तों। जो मतलब हमारा जो कानून बना है ना, उसे जो लागू करवाता है या उसका जो क्रियान्वयन करता है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाता है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसमें देखिए राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद आ जाएगा। अगर हम केंद्र में बात करेंगे तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिएगा राज्य स्तर पे है तो न्यायपालिका में कौन है, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन अगर वही लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम कह सकते हैं। अगर वही ऊपर जाएंगे आप सेंटर में तो वहाँ क्या होगा, हाई कोर्ट और जो है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये मिलेंगे आपको। समझे कि नहीं। यहाँ जैसे कार्यपालिका में आप देखेंगे राज्यपाल तो वहाँ राष्ट्रपति, यहाँ मुख्यमंत्री, वहाँ पीएम, यहाँ मंत्रिपरिषद तो वहाँ भी मंत्रिमंडल हो जाएगा या मंत्रिपरिषद कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। अब हम आगे बढ़ जाएं। अब देखिए डिवीजन ऑफ पावर जो है ना, वो शक्तियों का पृथक्करण कहने का मतलब है कि सारी शक्ति केंद्र के पास नहीं होगी। वो कुछ शक्तियाँ जो है राज्य को देगा, राज्य कुछ शक्तियाँ नीचे अपने देगा, और लास्ट में आएगा पंचायत, कुछ शक्तियाँ पंचायत को होती हैं। इसलिए प्रधान को बहुत सारा पैसा नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऊपर से जब पैसा चलता है तो नीचे आते थे सब खा लेते हैं। तो पंचायत को थोड़ा सा मिले तो काम नहीं करवा पाते। इसलिए हमें लगता है पिछली 4-5 साल में हमारे गाँव में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन समझना होता है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे, अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश राजनीतिक परिदृश्य। देखिए लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यूपी में 8 है, क्योंकि यूपी के लोगों को भी लस्सी बहुत बेहद पसंद है। लस्सी से क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यूपी में कितनी हो गई, 80। बिहार में क्या होता है, चारा घोटाला हुआ था दोस्तों बिहार में। तो चारा घोटाला यानी
40, चारा घोटाला यानी 40। तो बिहार में लोकसभा की सीटें आधी हो जाएंगी इसकी। पश्चिम बंगाल में कितनी है, तो 4 दीवारी कर दो दोस्तों, तो 4 और दीवारी से 2 तो 42 हो जाएगा। इस तरह मैंने ट्रिक बताई हैं दोस्तों, मेरी बोर्ड वाली जो क्लासें हैं वो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आराम से सही हो जाएंगे। अगर हम आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जाति हुई तो आरक्षण जो है, आरक्षित सीटें कितनी हैं, 17 हैं जो है एससी की। और अनुसूचित जाति की अगर हम जनजाति की बात करें दोस्तों, एसटी की, तो 0 हैं। अगर हम बात करें राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 31 हो जाएगा। विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 थी, लेकिन अब 403 बची, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो एक सीट एंग्लो इंडियन की थी वो समाप्त कर दी गई। ठीक, अगला देखिए, बाद में हम इसे ऐसा नहीं कि पूरी तरह से समाप्त खत्म नहीं हुई है, मतलब अभी होल्ड कर दिए हैं, समझे कि नहीं, यानी अब नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हम फिर कोई कानून बना के करने लगे। अगला है विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 100 है। प्रथम विधानसभा का गठन कब होता है, तो 8 मार्च 1952 को होता है। प्रथम राज्यपाल कौन है, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। अगला दिया था प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अगला दिया है कि पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, लेकिन इनका थोड़ा क्रम याद रखेंगे, ये दोस्तों 63 से 67 के बीच थी। अगला है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, इनके नाम से कॉलेज भी है प्रयागराज में। अगला है विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल हो जाएंगे। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 68 से 69 के बीच में लगा था दोस्तों, लगभग 1 साल का टोटल था। ठीक, 1968 से 69। अगला है राज्य का प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो श्री विशंभर, यानी न्यायमूर्ति श्री विशंभर दयाल थे, 77 से 82। अगला दिया है राज्य सूचना आयोग का गठन कब होता है, तो 14 सितंबर 2005 को होता है। अगर हम बात करें प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, न्यायमूर्ति एम.ए. खान थे। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, तो 7 अक्टूबर 2002 को। इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन हो सकता है इसी स्लाइड से बन जाए दोस्तों, ये मैं आशा करता हूँ, और आप लोग याद भी कर लीजिएगा। ठीक, थोड़ी चीज़ें आपके समझ, आप देख लीजिए, थोड़ा क्रम देख लीजिए 47 से। देखिए, पहले गोविंद वल्लभ पंत जी थे, उसके बाद संपूर्णानंद, दूसरे चंद्रभान गुप्त। केवल आपको ये थोड़ा देखना है, क्रम ये सब फर्जी नहीं, ज़्यादा मैं तो इसलिए पढ़ दे रहा हूँ ताकि माइंड में रहे कि हाँ ये लोग थे, अगर पूछ ले निम्नलिखित में से कौन नहीं थे तो याद रहे आपको। चंद्रभान गुप्त, उसके बाद चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम दोस्तों देखें, देखिए फिर उसके राष्ट्रपति शासन जो है लगा था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन वो छोड़ दीजिए। चंद्रभान गुप्त फिर हो गए, फिर चरण सिंह हो जाएंगे। उसके बाद त्रिभुवन नारायण सिंह, कमलापति त्रिपाठी हो जाएंगे, हेमवती नंदन बहुगुणा हो जाएंगे। देखिए, ये सब राष्ट्रपति शासन इनके शासनकाल में लगा है दोस्तों, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि किसके किसके शासनकाल में लगा है। नारायण दत्त तिवारी हो जाएंगे, राम नरेश यादव हो जाएंगे, बाबू बनारसी दास, इनके समय भी राष्ट्रपति शासन लगा। विश्वनाथ प्रसाद यानी सिंह, बीपी सिंह हो जाएंगे, और श्रीपति मिश्रा हो जाएंगे। नारायण दत्त तिवारी हैं, वीर बहादुर सिंह, नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह हो जाएंगे, इनके समय भी राष्ट्रपति शासन लगा था। मुलायम सिंह यादव, सुश्री मायावती, देखिए 93 से 95 थे, उसके बाद 95 के बाद आती हैं मायावती जी, सुश्री मायावती। उसके बाद दोस्तों फिर मायावती हो जाएंगी 97 तक। उसके बाद फिर कल्याण सिंह आ जाते हैं, फिर राम प्रकाश गुप्त हो जाते हैं, फिर राजनाथ सिंह जो इस समय रक्षा मंत्री हैं वही होंगे ही मुझे लगता है, फिर राष्ट्रपति शासन लगता है। उसके बाद सुश्री मायावती जी, फिर मुलायम सिंह यादव, उसके बाद सुश्री मायावती जी, उसके बाद अखिलेश यादव, फिर आदित्यनाथ जो है योगी आदित्यनाथ जी। अगर हम बात करें व्यक्ति के अनुसार, योगी आदित्यनाथ जी जो है 21वें मुख्यमंत्री हैं, व्यक्ति के तौर पे अगर हम बात करें तो ये 21वें। ठीक दोस्तों, अब हम आगे बढ़ जाएं। देखिए, अगला लिखा है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका। उत्तर प्रदेश में 2 सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, जिसका निर्माण राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर बना है। देखिए, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है दोस्तों, विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। देखिए, मैंने एक बार आपको पढ़ाया भी था, अगर मैं आपको मैप के थ्रू ले चलूँ तो कभी ना भूलेंगे। ट्रिक भी बता दूंगा, यूपी में तेल बिका, ये ट्रिक है, यूपी में तेल बिका, मेंथा होता नहीं है वही, यूपी में तेल बिका, ये ट्रिक हो गई आपकी। अब देखिए, मैं थोड़ा मैप से बता दूं, मैं कभी ट्रिक यूज कर लेता हूं लेकिन ज़रूरत नहीं है। देखिए, यूपी के जस्ट बगल कौन है, यहाँ यूपी है तो जस्ट बगल बिहार है, तो 2 ये हो गए। यहाँ देखिए, महाराष्ट्र के जस्ट बगल कर्नाटका है, ठीक, ये हो गए। और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, तो ये हो गया। बस 6 ही तो हैं, एक है यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, उसके बाद बिहार, फिर का से कर्नाटका, आ से आंध्र प्रदेश, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। ठीक,
पूछ लेता निम्नलिखित में से कौन। अगला है राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद क्या है। 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 54 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती, सॉरी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और 155 में है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित आधिपत्य द्वारा नियुक्त करेगा। 56 में है राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा सही है, उसके प्रसाद पर्यंत काम करता है, वो जब चाहे हटा सकता है। देखिए केंद्र में जो कंट्रोल करते हैं वो पीएम करते हैं, और पीएम जो है नियुक्त कर, जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति जो एक प्रकार से कठपुतली समझिएगा केंद्र की, ठीक। और वैसे ही राज्य में क्या है, राज्यपाल जो है ना वो राज्य की कठपुतली है दोस्तों, लेकिन नियुक्त कौन कर रहा है, राज्य केंद्र कर रहा है राज्यपाल को। तो अगर राज्यपाल ढंग से काम, इसलिए देखते होंगे कि कोई विधेयक अगर एंटी पार्टी है तो वो पास नहीं होता है, रीजन यही है क्योंकि जो केंद्र में है और वही राज्य में है तो तुरंत विधेयक पास हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचो कि बिना मतलब केंद्र से आएगा अगर ऑफर कि अभी नहीं विधेयक पास करना है, तो राज्यपाल अपने मन से अगर कर देगा तो प्रसाद पर्यंत रहे तुरंत हटा दिया जाएगा, समझा कि नहीं। इसीलिए जो ये इनके पास कोई शक्ति नहीं होती, ये ऊपर से कार्य करते हैं दोस्तों। अगला दिया है राज्यपाल नियुक्त होने हेतु भारत का नागरिक एवं 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक शर्त है। अगला दिया है राज्यपाल संसद का राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, ये जो है इनकी आध्यताएं दी हुई हैं, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगला दिया है कि 159 में क्या है, तो राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। 161 में है कुछ मामलों में क्षमा आदि दंडादेश का निलंबन परिहार लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। 162 में क्या है, तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अगर हम बात करें 163 में क्या है, तो राज्यपालिका को सहायता और सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद का प्रावधान, जिसका प्रधान जो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अब देखते हैं राज्यपाल का शक्तियाँ, उनका कार्य। देखिए कार्यपालिका संबंधी शक्ति इनके पास है, विधायिका भी है, न्यायिक भी है, वित्तीय भी है और बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अगला दिया है 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, पूछा भी गया कई बार। विधानसभा की अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 60 से जो है कम होनी चाहिए और 500 से अधिक नहीं हो सकती। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 403 है, वो एक एंग्लो इंडियन वाला हट गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्य विधानसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का गठन समापन राज्य विधानसभा के संकल्प प्रस्ताव पर संसद द्वारा किया जाता है। यह एक स्थायी व उच्च सदन है। इसके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति निम्नलिखित है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि से चुने जाते हैं। 1/12 निर्वाचन राज्य के पंजीकृत स्नातकों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 1/12 सदस्य का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोगों द्वारा किया जाता है, यानी जो टीचर्स होते हैं। 1/3 सदस्यों द्वारा विधानसभा जो है के सदस्यों द्वारा किया जाता है इनका चुनाव, और शेष जो 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित किया करता है, यानी राज्यपाल इनको जो है निर्देशित करेगा। अगर हम बात करें वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 100 है। इस परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जातियों एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 है। अनुसूचित जनजातियों के लिए अच्छी जो सीट है उनकी संख्या कितनी है, 2 है। अगर हम बात करें कार्यपालिका, तो संसदीय व्यवस्था में दोस्तों राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक होता है। केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि जो है प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। आर्टिकल 164 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्र की तरह राज्य मंत्रिपरिषद के 3 वर्ग कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं।
राज्यपाल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया, अनुच्छेद 166, राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिकीय कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है। मंत्रिपरिषद पद पर नियुक्त होने के लिए दोनों सदनों में किसी एक का होना आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण समय समय पर विधानमंडल द्वारा किया जाता है। मंडल, जिला, तहसील एवं ब्लॉक प्रशासन, राज्य के विभिन्न विभागों की कार्यात्मक इकाइयां नीचे तक फैली होती हैं और सबके अपने विभाजन स्तर होते हैं। सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त मंडल स्तर पर होता है, जो अपने मंडल की शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली और अन्य कार्यों को देखता है। मंडल के नीचे जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले होते हैं और जिले के नीचे तहसीलें होती हैं, जो कि एसडीएम के नेतृत्व में कार्य करती हैं। समझ में आ रहा है। विकास प्रशासन में सबसे नीचे ब्लॉक के ऊपर जिला और जिले के ऊपर राज्य होता है। मैंने आपको बताया ना, यही होता है, ये जो विभाजन आप देख रहे हैं ना, ये होता है डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। समझा कि नहीं, ये चीज़ याद रखना है। इसी प्रकार पुलिस है, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत विभागों में अपने अपने स्तर एवं पद सोपान होते हैं। अगर हम आगे बात करें महाधिवक्ता की, तो संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अवधि जो है नियत नहीं है की जाती है और उसी के प्रसाद पर्यंत। अब देखिए, महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के। इस पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य में जुड़ा हो, कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल समय समय पर सौंपे। महाधिवक्ता राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। अगर हम आगे बात करें उत्तर प्रदेश प्रशासनिक संरचना, लिखा है उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 4 आर्थिक संभाग। मैंने आपको एक दिन बताया था कि 4 आर्थिक संभाग हैं और 9 कृषि संभाग हैं। अगर आप देखेंगे कृषि जोन, समझ में नहीं, ये मैंने बताया है। 15 जो है नगरों एवं नगर समूह है, 17 नगर निगम है, 18 नगर निगम है दोस्तों। ठीक, शाहजहांपुर 18वां नगर निगम है। उसके बाद 17 होंगे दोस्तों, ये 18 मंडल हैं। ठीक है, 17वां नगर निगम है, यहाँ होगा शाहजहांपुर, देख लीजिए लास्ट में। हाँ, ये देखिए, तो 17 नगर निगम है दोस्तों, ये 18 मंडल है, दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अगला दिया है 825 जो है विकास खंड है, 200 नगर पालिका परिषद है, और अगर हम बात करें 545 नगर पंचायत हैं, 8135 न्याय पंचायत हैं, और अगर हम बात करें 58,115 ग्राम पंचायतों की संख्या है। अब देखिए नगर निगम की अगर हम बात करें, 17 नगर निगम है। गोरखपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, कानपुर है, लखनऊ, फिरोजाबाद, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर, झांसी। उसके बाद 2017 में 2 हैं, अयोध्या बना, उसके बाद फिर मथुरा वृंदावन है, उसके बाद 18 में घोषित हुआ है शाहजहांपुर। तो ये जो लास्ट वाली है ना, इम्पोर्टेंट है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, मुख्यालय के विभिन्न नाम वाले जिले, देखिए जो मुख्यालय उस नाम से नहीं, उनको याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने बहुत बार बताया है। जो 18 मंडल है ना, उसी में कुछ ऐसे हैं जो इनके मतलब मुख्यालय वो राज्य नहीं है। जैसे देखिए, अगर आप देखेंगे जैसे संत कबीर नगर, तो इसका मुख्यालय खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध का नोएडा में है, कौशाम्बी का मंझनपुर है, कुशीनगर का पडरौना है, सिद्धार्थ नगर का जो है नवगढ़ है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है। ठीक, आगे कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, ये भी याद रख। अमेठी का गौरीगंज हो जाएगा मुख्यालय, जालौन का उरई हो जाएगा, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ हो जाएगा, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर हो जाएगा, संभल का बहजोई शहर हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करें स्थानीय स्वशासन, तो देखिए यहाँ बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आते हैं। यह व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो होता है। अगर हम बात करें भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में सभा एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्ता संस्थाओं का उल्लेख जो है मिलता है। राज्य में पहली बार पंचायत की स्थापना जो है 15 अगस्त 1949 ईस्वी को हुई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा प्रदेश में जो है 24 अप्रैल 1993 को त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक आधार पर प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में
प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 पारित किया गया। अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो 24 अप्रैल 1994 ईस्वी से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। अगर हम बात करें इसमें निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। देखिए, पंचायतों का गठन एवं संरचना, आर्टिकल सी में अगर आप देखेंगे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े महिलाओं के लिए आरक्षण, ये जो है डी में आ जाएगा हमारा। देखिए, अगर हम आगे यहाँ बात करें तो पंचायतों के कृत शक्तियों उत्तरदायित्व का विस्तार है, पंचायतों का निश्चित कार्यकाल है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना है, संविधान के राज्य के पंचायती राज अधिनियमों। अगर हम दोस्तों देखिए यहाँ पे जो मैं बी और सी जो कह रहा था ना, ये 243 की बात कर रहा हूँ, 243 सी में है ये, और ये डी में है। ठीक, ये आई में हो जाएगा, वित्त आई में हो जाएगा, किस में आ जाएगा दोस्तों, तो ये आई में हो जाएगा। तो ये सब याद है, ये के में हो जाएगा निर्वाचन आयोग, थोड़ा याद रखिएगा मोटा मोटा, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहता हूँ। और कार्यकाल ई में हो जाएगा, किस पे आ जाएगा, ई में हो जाएगा। ये सब मतलब थोड़ा लॉजिक है, मेरा जो तरीका है याद करने का वो है, इसमें मैं लगा के बता दिया। लिखा है संविधान एवं राज्य के पंचायती राज अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में 23 अप्रैल 1994 ईस्वी को अधिसूचना के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों के पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, जिसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकाय गठित किए गए हैं, एक नगर पंचायत, एक नगर पालिका और दूसरा नगर निगम। अब हम जिला पंचायत की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पे कौन है, जिला पंचायत है। जिला यही पूछ सकता है कौन सा शीर्ष पे है, तो ऑप्शन दे देगा 4, आप वहां गलत कर सकते हैं, तो याद रखेंगे जिला पंचायत है। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव क्षेत्र के वयस्क जनता द्वारा किया जाता है और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव यानी चुने हुए सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच किया जाता है। वार्ड मेंबर जानते हो ना, वही करते हैं शायद, बीडीओ उनको क्या कहते हैं दोस्तों। यदि ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है इतना जानिए, जिससे जो सदस्य को हम चुनते हैं वो सदस्य इनको चुनते हैं दोस्तों। अगला है जिला पंचायत अपने सदस्यों में 6 प्रकार की समितियां बनाती है, जो इस प्रकार होती है: प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति। ये 6 प्रकार की समितियां बनाती हैं। पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं बनाती है, तो आपको बताना होगा। अगला है क्षेत्र, देख लेते हैं पंचायत। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख एवं सदस्य होते हैं। लिखा है सदस्यों द्वारा जो है सदस्यों का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा किया जाता है क्षेत्र का। ठीक, अगर हम आगे बात करें यहाँ पे तो प्रमुख उप प्रमुख चुनाव सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच किया जाता है। अब ग्राम पंचायत, ये प्रधान होता है, सीधी सी बात है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के 18 वर्ष या जो अधिक आयु के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। अगला है ग्राम पंचायत का जो प्रधान चुने जाते हैं उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। पंचायतों में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष चाहिए। कार्य संपादन हेतु ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक माह कम से कम एक बार होगी। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। अगला है ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार होनी चाहिए। कितनी बार दोस्तों, 4 बार। अगला है नगरीय स्थानीय शासन। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन वर्ष 1916 में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार से गठित किए जाते हैं: नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत। वर्ष 1992 में केंद्र सरकार द्वारा 74वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 का जोड़ा गया, जिसके तहत अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 जी के तहत नगर निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अगला है 74वां संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून अधिनियम जो है 1994 के नाम एक कानून बनाया गया। तो ये थोड़ा मोटा मोटा आपको याद रखना है कि कहाँ कौन सा है, ये थोड़ा याद रखेंगे। आर्टिकल जरूर याद रखना दोस्तों, आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नगर निगम की बात करें, नगर निगम में एक मेयर होता है, एक उप मेयर और वह 3 प्रकार के सभासद होते हैं। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। यह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है तथा पद धारण के तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता तो वह पारित नहीं होता है, तो फिर
उस स्थिति से पुनः 2 वर्षों तक अविश्वास नहीं लाया जाएगा। देखिए कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए 2 वर्ष तक आप लाएंगे नहीं, जब जैसे मान लीजिए आज हम चुनाव जीते गए मेयर का, ठीक, हम मेयर बन गए, तो 2 साल तक तो आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे। 2 वर्ष बाद अगर आप लाएंगे और अगर वो पास नहीं होता है तो 2 साल तक अगले फिर नहीं ला पाएंगे आप, यानी 4 साल हो जाएगा टोटल। अगला है कि सभासदों के 3 प्रकार के सभासद होते हैं, जैसे निर्वाचित, मनोनीत और जो है तथा पदेन होते हैं। निर्वाचित जिनका निर्वाचन होता है, मनोनीत जो कोई जैसे राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं राज्यपाल को, इस तरह दोस्तों। और पदेन मतलब उस पर हमेशा रहेगा, कोई व्यक्ति आता है, जैसे प्रधानमंत्री का आप देखेंगे, प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन सदस्य है, अध्यक्ष है, पदेन अध्यक्ष है। तो पदेन अध्यक्ष कहने का मतलब है कि अब उस पर चाहे जो बैठे, चाहे मोदी जी रहें, चाहे राहुल गांधी जी आए, या मतलब कोई भी आएगा बंदा, तो उस पर अपने आप बैठ जाएगा, समझा कि नहीं, यानी वो उसका अध्यक्ष अपने आप हो जाएगा, तो उसे हम पदेन कहते हैं। निर्वाचित सदस्य प्रत्येक वार्ड से एक एक चुने जाते हैं, जिनके लिए यह आवश्यक है कि उनका नाम निर्वाचक सूची में हो। सभासद बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 60 से कम और 110 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक दोस्तों, अगला है नगर पालिका परिषद। इस परिषद की रचना एक अध्यक्ष, प्रत्यक्ष निर्वाचक, एक उपाध्यक्ष, 3 प्रकार के सदस्यों से होती है। परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है कितनी होती है, तो 25 से 55 होती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो राजनीति होती है ना, देखिए अपने यहाँ राजनीति बहुत मतलब इस समय बहुत बेकार चल रही है, ये बात मान के चलिए आप। अब देखिए अगर हम बात करें चाइना की इस समय जो इकोनॉमी है, जानते हो 18 ट्रिलियन डॉलर है। कितनी? 18 ट्रिलियन, और हम 5 ट्रिलियन नहीं बन पा रहे हैं, सोच सकते हैं आप। पता है 21वीं सदी का उभरता हुआ है चाइना, उभरता हुआ सूरज। अगर हम बात करें सुपर पावर बनने के देश में लगा है चाइना, ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि 22 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है अमेरिका की। 1949 में चाइना आज़ाद हुआ था दोस्तों। इसका रीज़न जानते हो? क्योंकि यहाँ जो है चाइना में साम्यवादी सरकार है, वो धर्म वर्म से उसे कोई लेना देना, रोड पे हंगामा नहीं, धर्म के मामले में घर में कुछ भी करो लेकिन बाहर नहीं, समझे। और हमारे यहाँ तो पूरी राजनीति केवल धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। भाई अगर आप सोचिए, हमारे यहाँ अगर हम हिंदू मुस्लिम में कुछ भी करते रहे, तो एक चीज़ आप बताइए, पाकिस्तान इधर बैठा है, बांग्लादेश में भी अशांति है दोस्तों। ये क्या आपको लगता है यहाँ घुसपैठ अंदर नहीं आ सकते? हमारे नॉर्थ ईस्ट में नहीं जा सकते हैं? जा सकते ना। बांग्ला देखो, हमारी तो इतनी मतलब क्लोज सीमा है दोस्तों कि घर बॉर्डर पे बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में, तो भाई सीधी सी बात घुसपैठ अंदर आ सकते हैं और यहाँ हंगामा मचवा सकते हैं चारों तरफ, समझा कि नहीं। इसलिए बहुत संवेदनशील है, उसे समझना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ अफगानिस्तान में भी इस समय जो है सिस्टम सही नहीं, और ये सब किसकी गोद में जा रहे हैं? चाइना की गोद में, जो हमारे लिए खतरा है, समझे। नेपाल में भी क्या है, जो इस समय वो बने हैं KP सिंह ओली, वो भी चाइना की गोद में बैठना चाह रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चुनौती है, तो उसे हमें निपटना है कैसे करके। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। इसलिए जो है आंतरिक अगर अशांति रहेगी ना, देखिए कोई भी देश अगर अंदर से अशांत है तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो ये चीज़ थोड़ा है, इसीलिए जो है राजनीति जो अपने यहाँ ना इस समय बहुत बड़ी समस्या। और देखिए धर्म वर्म ना, ये सब राजनीतिक लाभ और आर्थिक लाभ के लिए होता है, ये मान के चलिएगा आप। जैसे जल विवाद कोई हो रहा है, नदी जल विवाद या कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें राजनीतिक लाभ के लिए। अगर आप सारी चीज़ों को सेंटर में लाएंगे ना, तो आप देखेंगे जो भी काम हो रहा है ना, वो राजनीतिक लाभ के लिए ही हो रहा है, चाहे जो हो। अभी देखो पहलगांव में ये आतंकी हमला हुआ और सारी चीज़ें चल रही थी, उसकी तरह अब जाति जनगणना होने लगी, वो मतलब चुनाव का माहौल आ गया तुरंत। तो ये सारी चीज़ें आप समझेंगे दोस्तों, धीरे धीरे जब पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा तो समझ में आएंगी चीज़ें कि क्या हो रही। तब मतलब कभी कभी दुख भी होगा कि जा कहाँ रहा देश। तो ये सारी समस्याएँ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर हम बात करें नगर पंचायत में, मैं थोड़ा ऐसे दे दिया ओवरव्यू, ताकि मतलब माइंड आपको खुले, थोड़ा बहुत ऐसे बता दिया इसीलिए कि आप थोड़ा सोच सके कि हाँ, जैसे चाइना की 18 ट्रिलियन इकोनॉमी 1949 में आज़ाद हुआ था दोस्तों, और भारत 1947 में। इसमें तो तारीफ करनी चाहिए भाई हमें चाइना की, कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब दुश्मन नहीं, दुश्मन तो है हमारा, लेकिन इतना मतलब फास्ट बनना भाई, ये सबको सामान दे रहा दोस्तों। हम जानते हो इससे 116 बिलियन डॉलर जो है इससे व्यापार, मतलब जो है वो करते हैं व्यापार। अमेरिका जो है, चाइना पूरे विश्व पे लगभग सब में फ़ायदे में है, पूरे विश्व में व्यापार करता है और पूरे विश्व में सब में फ़ायदे में रहता है। अब सोचिए हमें लगभग सबसे ज़्यादा इसी से नुकसान है दोस्तों, हम माइनस में हमेशा रहते हैं व्यापार में चाइना के साथ, आप सोच सकते हैं। और सिर्फ हमारा जो है नेपाल और भूटान को छोड़कर चाइना जो है सबके साथ व्यापार करता है चपक के।
और इतना फायदे में रहता है क्या बताएं। अमेरिका सबके साथ करता है, तो ये सुपर पावर बनने की रेस में है और ये छोड़ता नहीं है, साम्राज्यवादी है दोस्तों, विस्तार किया ही करता है। कहीं देखो अक्साई चीन पे हम वो कर रहा है, क्लेम करेगा, कहीं अरुणाचल प्रदेश पे करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इससे काउंटर करना है, कैसे करके वो सारी चीज़ें सरकार सोचे। हम लोग देखते हैं यूपी जीके। ठीक, देखिए भारत के नागरिक होने के नाते हमें भी सब जानना चाहिए दोस्तों। अगर हम बात करें राज्य वित्त आयोग, तो राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। देखिए हम ये राजनीति जो पढ़ा रहे हैं ना, तो माइंड में आ गया थोड़ा, इसलिए थोड़ा आपको बता दिए हैं। ये राजनीति ही तो है जो चल रही है हमारी। ठीक, तो इसीलिए बता दिए दोस्तों, बाकी कोई हमारा वो मकसद नहीं था, आप गुस्सा ना हो जाइएगा कि जो काम है वो करो। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे वैसे आपको नुकसान नहीं है दोस्तों, आपका माइंड ही खुलेगा और जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्ट सही हैं। और नहीं तो जब आप इंटरनेशनल पढ़ेंगे ना IR, तब आपका माइंड इतना शार्प होगा और इतना खुलेगा कि देखोगे छोटा सा श्रीलंका आँख हमें दिखाता रहता है दिन रात दोस्तों। ठीक, छुट्टू से नेपाल है, हम जब चाहे तो हवा में गिरा दें लेकिन आँख दिखाता, लेकिन हम फिर भी उससे प्यार से बात करते हैं। मालदीव, मोइजू, देखो छोटे से हैं दोस्तों एकदम, कितनी 5 लाख की जनसंख्या होगी मुश्किल से। हम INS विक्रांत जाके बैठा लाएं सबको, कहो INS विक्रांत भेजे, वो बैठा लाएं उधर से सबको और कब्जा कर ले, लेकिन नहीं दोस्तों, ये सारी चीज़ें मतलब हमारी शांत प्रिय नीति है ना। चलिए वो सब छोड़िए, बहुत हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए अनुच्छेद जो है 243 झा के तहत राज्य वित्त आयोग, यानी झा मतलब के समझिए, राज्य वित्त आयोग का गठन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है, जो प्रति 5 वर्ष की समाप्ति पर करेगा। प्रथम राज्य वित्त आयोग जो है वर्ष 1994 में गठित हुआ था। राज्य वित्त आयोग अगर हम बात करें, प्रथम जो है श्री भालचंद्र शुक्ल हैं, पंचम या वर्तमान में बात करें तो श्री आनंद मिश्रा हैं। आप देख लीजिएगा कौन है वर्तमान में, क्योंकि हो सकता है चेंज हो गए हों। राज्य वित्त आयोग की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 243 से या तक के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के ग्राम पंचायत व नगर पंचायत के सभी निर्वाचनों हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने, निर्वाचकों का अधीक्षण, निर्देशन और जो है नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त तो मनोज कुमार वर्तमान में। अगर हम बात करें न्यायपालिका के दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ जो है इलाहाबाद और खंडपीठ लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना जो होती है वर्ष 1866 में आगरा में की गई। वर्ष यह 1869 इलाहाबाद प्रयागराज में स्थानांतरित की गई। उसके बाद हम बात करें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या जो है 160 है, जो देश के अन्य किसी उच्च न्यायालय से अधिक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जिले स्तर के सभी न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है दोस्तों। उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, देखिए यहाँ पे जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिविल जज जो सीनियर डिवीजन एवं लघुवाद न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, विशिष्ट न्यायालय व पारिवारिक न्यायालय। ये सारे जो ना, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी किसके अधीन है दोस्तों, तो उच्च न्यायालय के अधीन रहती हैं। अगर हम आगे बात करें लोक अदालत, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1987 में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक आयुक्त प्राधिकरण 1987 पारित किया गया। प्राधिकरण का गठन समाज के कमजोर वर्गों को मुक्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने हेतु लोक अदालतों का आयोजन करना सुनिश्चित किया गया। लोक अदालतें किसी न्यायालय में लंबित मामले या अन्य विवाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं लाए गए, ऐसे विवादों को सौहार्दपूर्ण रूप से निर्णय करना है। लोक अदालत की स्थापना का विचार भारत के पूर्व न्यायाधीश PN भगतरी द्वारा प्रस्तुत किया गया। कई बार पूछा गया, याद रख लीजिएगा। राजस्व परिषद की हम बात करें तो राजस्व के मामले में प्रधान न्यायालय की भूमिका राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू निभाती है, जो प्रयागराज में स्थित है। राजस्व के मामले कलेक्टर या सहायक कलेक्टर द्वारा निर्णीत होते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे हम गए हैं, इसके जस्ट सामने आप देखेंगे, मतलब जिस जगह हम रहते हैं इसी लाइन में अगर थोड़ा आगे बढ़ें तो देखेंगे सारी चीज़ें इसी लाइन में है। चाहे वो माध्यमिक परिषद वाला स्कूल हो जो UP बोर्ड की कॉपी चेक की जाती हैं, शिक्षा निदेशालय हो, या ये जो राजस्व परिषद हो, या हाई कोर्ट की रास्ता भी इसी से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग तो घूमते ही रहते हैं पैदल। अगर हम बात करें लोकायुक्त की, देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुति पर में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 को अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम के तहत 14 सितंबर 1977 ईस्वी को राज्य का प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंभर दयाल को नियुक्त किया गया।
वर्तमान में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त का कार्यकाल जो है 8 वर्ष का है। इस पद पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। यह कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त तथा स्वतंत्र है। प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की बात करें तो न्यायमूर्ति श्री विशंभर दयाल प्रथम थे। ये 77 से 82 तक थे। उसके बाद वर्तमान संजय मिश्रा हैं दोस्तों, 2006 से अब तक हैं। अगर हम बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 4 अप्रैल 1996 को किया गया। 4 अप्रैल 1996 को किया गया, जबकि औपचारिक रूप से 7 अक्टूबर 2002 में इसका गठन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति AP मिश्रा, जबकि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे तो न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण है। अगला है राज्य सूचना आयोग। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग का गठन जो किया गया 2005 में किया गया। अगला है कि राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति M.A. खान थे, देखा ही तो हम लोग, ये 2006 में की गई थी इनकी नियुक्ति। वर्तमान में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की जो आयुक्त हैं वो हैं श्री भावेश कुमार सिंह। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा। बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता। देखिए मैं समझा दूं, अगर मान लीजिए ये नियुक्त हुए 40 साल पे, तो ये कितने साल तक काम करेंगे? 45 साल, क्योंकि 5 वर्ष इनकी आयु हो चुकी है, काम खत्म। ये समझ में आया? अब 65 वर्ष वाला मामला देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये 63 साल 62 साल में नियुक्त हुए हैं इस पद पे, तो 65 साल की आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितने साल? जैसे इनकी 65 साल उम्र होगी ना, ये हट जाएंगे अपने आप। तो आप देखिए 3 साल यहाँ पे कार्य किए, और यहाँ पे अगर उम्र कम है तो 5 साल करेंगे। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाए। कारागार प्रशासन एवं सुधार। वर्तमान में 5 केंद्रीय कारागार हैं। बरेली 1837, आगरा 1854, फतेहगढ़ 1868, नैनी प्रयागराज में 1869 और वाराणसी 1877। उत्तर प्रदेश राज्य के तथा अन्य राज्यों के कारागार कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है दोस्तों। कारागारों के निरुद्ध अच्छे व्यवहार करने वाले कैदियों को निरुद्ध किए जाने हेतु वर्ष 1949 में केंद्रीय कारागार लखनऊ स्थापना 1867 को आदर्श कारागार बनाया गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, देश की प्रथम महिला राज्यपाल। अब फैक्ट जो है वो देख लेते हैं दोस्तों। ये आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई क्योंकि फैक्ट भी बहुत सारा था और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बता दी। उत्तर प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 68 से 69 के बीच लगा। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? 8 मार्च 1952 को। अगला है राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी। अगला है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम जो कौन थे न्यायाधीश? तो ये थे न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन थे, मुख्य न्यायाधीश थे, 66 से 71 के बीच थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये स्वतंत्र भारत के थे, ये स्वतंत्र भारत के नहीं थे। न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा थे 1946-47 में। राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति श्री विशंभर दयाल थे। अगर हम बात करें राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे तो श्री भोलानाथ झा थे। अगला है कि राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी JK टंडन। अगला है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कैसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को लोकायुक्त अपना त्यागपत्र इनको ही देंगे। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? 1950 को। सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकता है? तो 14 दिन तक। अगला दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत, तो ये जो जाट है ना, इन्हीं में खाप पंचायत चलती है, हरियाणा में भी चलती। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद का गठन है। जाट मूवी सब लोग देख चुके हैं, देख लीजिएगा, तगड़ी मूवी है ठीक दोस्तों, मैं 2 बार देख चुका। अगला है उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद का, और दोस्तों हाँ वो मूवी जरूर देख लीजिएगा, ज्योतिबा फूले। अगर देखने का मन होगा टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं। जाट तो मैंने डाली थी उस पर टेलीग्राम पे, आप जो है वो भी डाल दूंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन, देखिए आपको ये नहीं समझना है कि मतलब वो किसी जात के या विशेष धर्म के खिलाफ है। देखिए रूढ़वादियाँ हमारे यहाँ तो पहले से ही थी, लेकिन वर्तमान में वो चीज़ें ना हो ये हमें देखना है ना दोस्तों।
ये नहीं कि जो चीज़ पहले चली आ रही वही चीज़ हम अगर लेकर चलेंगे तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा, फिर समाज में ही दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। आप देख रहे हैं वर्तमान में हिंदू हिंदू में आप देख रहे हैं बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं अब आने वाले समय में। थोड़ा आप ध्यान देंगे, देखिए हिंदू में भी बहुत सारी जातियाँ हैं, अपने देश में बहुत जातियाँ हैं, मुझे पता नहीं, आप डाटा करिएगा लाखों में मिलेंगी आपको। तो आप देखेंगे उसी में बहुत ज़्यादा बंटवारा हो जाएगा, हिंदू हिंदू में ही हो जाएगा, समझेंगे नहीं। और यही सब तो पड़ोसी पड़ोसी पाकिस्तान तो यही तो चाहता है। तो ये सारी समस्याएं हो जाएंगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी कि हम किसी दूसरे जात को देखना ही नहीं चाहेंगे। जो जनरल है ओबीसी को नहीं देखेंगे, ओबीसी एससी को नहीं देखेंगे, जनरल वाले एससी को नहीं देखेंगे, एससी वाले जनरल को नहीं देखेंगे। तो ये सारी समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए वर्तमान में अपने रिश्ते को, जो रिश्ते बने हुए हैं ना, दोस्त या आपके जो भी अगल बगल, उनसे थोड़ा प्यार से रहिएगा, ठीक। नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी ये, क्योंकि राजनेता ना अपने लाभ के लिए कुछ भी करेंगे और कोई पार्टी किसी की सगी नहीं होती, याद रखिए कि एकदम माइंड सेट कर लीजिएगा। सब अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं पब्लिक को, और पब्लिक मूर्ख तो है ही है पहले से ही। अगर हम बात करें, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं तो जानते हैं, आप चीज़ें अभी घर में समझाएंगे कहो चीज़ें ना समझें, तो ये बड़ी समस्याएं हैं ना। तो समाज एक साथ जब पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा तभी चीज़ें समझ पाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का है। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है अगर हम बात करें तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता है, तो इतर वैवाहिक मामले। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं, तो 2। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो ग्रेटर नोएडा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में 71वां जनपद है तो कासगंज है। कौन सा है, कासगंज। अगर हम बात करें तो भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो यूपी। देखिए किसी भी, अगर आपको मैं एक बात आपको बता दूं, आप देखते होंगे कि जो केंद्र में सरकार रहती है ना, वो यूपी और बिहार को हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, इन सबको सोचती है कि मैं हाथ से किसी भी तरह से न जाएं। रीजन साफ है। अगर आप सोचो विधानसभा का या विधानमंडल का चुनाव हो रहा है और सरकार हाथ से निकल गई यूपी के, तो ये जो राज्यसभा के सदस्य नहीं है दोस्तों, जो सांसद राज्यसभा के, ये चुनता कौन, यही तो चुनते हैं जो एमएलए हैं, समझा कि नहीं। तो यहाँ इनकी संख्या कम हो जाएगी। अगर किसी भी पार्टी की यहाँ संख्या कम है और यहाँ ज़्यादा है ना, तब आप देखेंगे कोई विधेयक भी नहीं पास होगा। यानी दोनों की सहमति चाहिए ना हमें, विधेयक किसी विधेयक को पास करने के लिए। इसीलिए हर मतलब पार्टी के लिए आप देखते होंगे तो जो है राज्य भी इम्पोर्टेंट है उतना ही जितना लोकसभा इम्पोर्टेंट है। लोकसभा का चुनाव इम्पोर्टेंट है जितना, उतना राज्य विधानमंडल का भी चुनाव इम्पोर्टेंट है। इसलिए केंद्र सरकार देखो पूरा जोर लगा के, कोई भी सत्ता में हो, वो पूरा जोर लगा के यूपी बिहार में पड़ी ही रहती। पूरा सिस्टम मतलब सोचते हैं कि किसी तरह से सत्ता में हम आ ही जाएं, वरना यहाँ जो है मामला कमज़ोर हो जाएगा। ठीक, आप धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो आपका माइंड डेवलप होता चला जाएगा और समझ पाएंगे सारी चीज़ों को। कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी एक पक्ष को लेकर न देखिएगा, वरना फिर आप जो है अच्छा निर्णय नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं किसी पार्टी का हूँ, तो अगर मैं पूरी तरह से अंधभक्त हूँ ना, तो अगर वो पार्टी गलत भी करेगी तो मेरी इतनी औकात नहीं मैं उससे क्वेश्चन कर सकूँ, वरना लोग मुझे पे थूकेंगे कि बहुत बड़े चमचा बने घूमते थे ना। लेकिन अगर आप निष्पक्ष हो रहे हैं, देखिए आपकी व्यक्तिगत भावना हो सकती है किसी भी पार्टी के रूप में, कोई दिक्कत नहीं, अपना दीजिए, वोट दीजिए, सब कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रश्न इतना मतलब ना इन्वॉल्व हो जाइएगा कि कभी कोई पार्टी गलत करे तो उससे प्रश्न भी ना आप पूछ पाएँ, समझ आएंगे नहीं, क्योंकि ये देश सबका है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थे। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद धारण अवधि कितनी है, 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा, तो 1989 के द्वारा। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन किस वर्ष अस्तित्व में है, 1937। बहुत टाइम लग गया है दोस्तों, लेकिन आपका माइंड भी खुला होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था, हर्षा होरमासजी फिरोज शाह मोदी थे। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुशीला कृपलानी जी थी। किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला, श्री चंद्रभानु गुप्ता। उत्तर प्रदेश राज्य में किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा। राम नाईक ने वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। अगला है कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है, तो उर्दू है। स्वतंत्र भारत में राज्य उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। अगला उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन थे, विशंभर दयाल थे। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो है सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ, 1976। अब देखिए 12 ये दोस्तों अगर हम बात करें तो 2023 का है। ये देखिए करंट हम पढ़ें कि इसे हम बाद में देखें किसी दूसरे में, चलो हम बताएंगे दोस्तों, क्योंकि ये हमें नहीं लगता है, ये वर्तमान का तो करंट है नहीं,
ये 22-23 का है। यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। चलो हम बताएंगे कल क्या करते हैं। सुबह स्टार्ट करते हैं, यूपी का देखते हैं। देखिए करंट की चीज़ें हैं, तो करंट एक वीडियो में आपको मैं करा दूं, या आप यूपी का करंट कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं तरीका। किसी भी एक मतलब इंसान की वीडियो सर्च करिएगा, यूपी करंट 6 महीने का करंट आप देख लीजिएगा। ठीक, ये काम आप कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, मुझे यूपी का फिर मतलब देखना पड़ेगा करंट वगैरह। लेकिन हो सकता है चलो करा भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम तक कराएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप इसकी टेंशन न लीजिए, करंट था। तो यहाँ पे हम यूपी जीके जो है अपनी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हैं। और जितने भी टॉपिक थे दोस्तों, हम मान के चलिएगा हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनेंगे। अभी पीवाईक्यू करा देंगे, 1 लाइनर जितने भी पीवाईक्यू बन सकते हैं वो सारे पीवाईक्यू मैं आपके करा दूंगा। ठीक दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और हिंदी की क्लास जरूर करिए। बहुत मेहनत कर लगती है दोस्तों, आप मान नहीं सकते। लाइब्रेरी नहीं जा पाता हूँ, कभी कभी छूट जाती है, बड़ी समस्याएं आती। और ये सब आपका मतलब दिमाग भी खोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ। तो आप कमेंट कर सकते हैं कैसा लगी आपको वीडियो, कैसी लगी, ये सब बता सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।